बच्चों, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखते हैं हम क्या शुरू किया था हमने पिछली क्लास में। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 पे बच्चों हम चल रहे थे और चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था ये बच्चों एक्चुअली इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो ये बच्चों पार्ट जो है इसको दो पार्ट्स में हमने बांटा है। और तो ये जो बच्चों देखो ये जो डिवाइड शब्द बोला ना मैंने, इसको जरा गौर से समझना आप। जब आप किसी चीज को करते हो बच्चों दो टुकड़ों में, तो एक तो लिखते हैं डिवाइड इन हाफ, ध्यान देना, यह इनका प्रयोग किया है मैंने। दूसरा देखना डिवाइड इनटू पार्ट्स। मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को हाफ करते हो तो आपको इनटू का नहीं इनका प्रयोग करना चाहिए। डिवाइड इन हाफ होता है, डिवाइड इन टू पार्ट्स होता है। जब व्हेन यू डिवाइड समथिंग इनटू मेनी पार्ट्स, जब आप किसी चीज को कई पार्ट्स में बांटते हैं तो इनटू का प्रयोग होता है। बच्चों आप जानते हो इनटू का प्रयोग किया जाता है कंप्लीट चेंज, हिंदी में बोले तो पूर्ण परिवर्तन के अर्थ में। कंप्लीट चेंज कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि पानी है, पानी को आपने जमाया तो बर्फ बन गया। जब पानी को आपने जमाया बर्फ बन गया, वाटर आइस में बदल गया है, तो बच्चों आप क्या करोगे? पूर्ण परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? या जैसे आइस है तो आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, क्योंकि जब बर्फ पानी में बदलती है तो क्या होता है? पूर्ण परिवर्तन होता है। तो इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। एक बात हमेशा याद रखो, जब मैंने आपको कहा कि ये पैसेज दे दिया आपको और आपको कहा कि ये तो इंग्लिश में है, आपको इसको हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना है। तो जब आप किसी पैसेज को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हो तो क्या होता है? आमूलचूल परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट चेंज। तो जब आमूलचूल परिवर्तन होगा तो बच्चों ट्रांसलेट इन नहीं, हमेशा ट्रांसलेट के बाद में इनटू का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स, ये कुछ साधारण बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आइए देखते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड। देखो बच्चों पहला वाला जो सेंटेंस है वो मैंने आपको समझा दिया था। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज regarded as a blessing and a daughter, though not considered as a curse, was not generally welcome. इतना बड़ा सेंटेंस है। आप जानते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो संविधान है उसका प्रियम्बल माने उसकी प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो बच्चों, तो आप देखते हो शुरू से एंड तक कोई फुल स्टॉप ही नहीं आता है, और जब फुल स्टॉप आता है तो प्रस्तावना खत्म हो जाती है। इतना बड़ा सेंटेंस। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये सेंटेंस भी बच्चों बहुत बड़ा है। देखो आप एक पैराग्राफ की तरह है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड। अब ऐसे सेंटेंस को क्या है कि आप क्या बोलते हो? ये बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाइड करके आप समझोगे, टुकड़ों में बांट के इसके ब्लॉक बना के आप पढ़ोगे तो चीजें आपकी आसानी समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों पहली बात तो यह है कि ये जो सेंटेंस है इसको बहुत सारी बातें इसमें ग्रामर की जो मैं आपको समझा सकता हूं और आपके हमेशा वो काम आने वाली है। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society. लिख के दिखाता हूं। देखो बच्चों पहली बात तो आप जानते हो रीच क्या है? एक वर्ब है। रीच यानी होता पहुंचना। लेकिन बच्चों आप इस बात को समझो, जब मैं आपको कहता हूं ए कैट ऑन द टेबल, तो बच्चों आप बताओ ए कैट ऑन द टेबल का मतलब होता है एक कैट है किसके ऊपर? टेबल पर। तो आपने क्या देखा बच्चों कि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्यों है ये? क्योंकि बच्चों आप देखो ऑन द टेबल, तो बच्चों इसका प्रयोग किसके पहले हुआ है? इस नाउन के पहले हुआ है। तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। चूंकि पहले होता है, पहले को अंग्रेजी में बोलते हैं प्री, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? आपकी पोजीशन आगे है कि पीछे है? तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति या स्थान।
तो ये प्रीपोजिशन होते हैं बच्चों, क्योंकि इनका स्थान क्या होता है, पहले होता है। तो हिंदी में तो आप प्रीपोजिशन को क्या बोलते हो, जरा देख, संबंध, सूचक, अव्यय, ये तो आपने हिंदी में कहा। पर बच्चों आप इसको चाहो तो ये भी कह सकते हो पूर्व स्थानिक शब्द। हालांकि ये जो पूर्व स्थानिक शब्द है ना बच्चों, ये मेरा ही आविष्कार है। ये शब्द जो आपको कई शब्दकोश में देखने को नहीं मिलेगा, मैं तो इसका समझा रहा हूं। पूर्व स्थानिक आपको कहीं भी आप देखो ये व्याकरण में तो मिलेगा नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं। तो ये पूर्व स्थानिक है किसके, ये किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। क्या जरूरी है नाउन? नहीं बच्चों, नाउन ही जरूरी नहीं है। वो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है, वो नाउन होता है या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन इक्विवेलेंट क्या क्या होते हैं? नाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन के स्थान पर, प्रो माने होता है इन द प्लेस ऑफ, नाउन यानी संज्ञा, तो इन द प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो ये भी नाउन इक्विवेलेंट हो गया ना। ओके, एक शब्द होता है जो जिरंड। ये जिरंड क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है और ये नाउन की तरह काम करता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आई लाइक स्विमिंग। तो बच्चों लाइक तो यहां वर्ब है और स्विमिंग यहां ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर या सब्जेक्ट के स्थान पर या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है, दैट शैल आइदर बी ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट, वो बच्चों या तो नाउन होगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो जिरंड भी एक प्रकार का नाउन इक्विवेलेंट माना जाता है। एक होता है बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं आप टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये भी नाउन इक्विवेलेंट होता है। कैसे? टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज यानी टू वॉक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टू वॉक यानी क्या होता है? ठहरना। तो ठहरना एक अच्छा व्यायाम है। तो टू वॉक बच्चों क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो बताओ ये क्या हुआ? ये नाउन इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? ओके। कई बार क्या होता है बच्चों, एक होता है नाउन क्लोज। ये बच्चों ये जो है नाउन क्लोज क्या होता है? एक ऐसा शब्द समूह होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और ये पूरा मिलाकर के सब्जेक्ट का काम करता है। पूरा मिला के सब्जेक्ट का काम करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको बच्चों नाउन क्लोज कहोगे। आप उसको आप नाउन क्लोज कहोगे। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि दोज हू लिव इन ग्लास हाउसेज, तो सेंटेंस बोला मैंने हु लिव इन ग्लास हाउसेज यानी जो ग्लास हाउसेज यानी शीशे के घरों में रहते हैं। ये करता है। हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो बताओ वाक्य का कर्ता कौन है? जो शीशे के घरों में रहते हैं। तो जो शीशे के घरों में रहते हैं ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ये एक शब्दों का समूह है। और बच्चों इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। देखो हु लिव, लिव आ रहा LIVE, लिव इन ग्लास हाउसेज, तो लिव एक वर्ब है ना। तो बताइए क्या हुआ? दिस इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैविंग ए फाइनाइट वर्ब। ये एक ऐसा शब्द समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब है। एंड सिंस दिस इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और चूंकि बच्चों इसका प्रयोग कहां किया गया है? इसका प्रयोग वाक्य ये कर्ता के स्थान पर किया गया है। जब कर्ता के स्थान पर किया गया है तो फिर वो क्या होगा? वो या तो संज्ञा होगा, और अगर संज्ञा नहीं है तो वो संज्ञा के समतुल्य, संज्ञा के समकक्ष यानी नाउन इक्विवेलेंट होगा। क्लियर हो गया? ओके। कभी कभी बच्चों एक होता है नाउन फ्रेज। ये क्या है? तो जो नाउन फ्रेज है बच्चों, ये भी क्या है? एक शब्द समूह होता है लेकिन इसमें वर्ब नहीं होती है। जैसे ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। बताओ सब्जेक्ट कौन है? ए फ्रेंड इन नीड, जरूरत में काम आने वाला दोस्त। कैसा दोस्त? जरूरत में काम आने वाला दोस्त। तो मैंने अंग्रेजी में कहा ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो बच्चों ए फ्रेंड इन नीड, देखो ए फ्रेंड इन नीड। बताइए, शब्द तो बहुत सारे हैं इसलिए एक शब्द समूह तो हो गया है, परंतु इसमें क्रिया नहीं है इसलिए क्रिया रहित शब्द समूह है। एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डॉक्टर को कौन दूर रखता है? एन एप्पल ए डे। तो एन एप्पल ए डे यानी हर दिन एक सेव जो खाएगा डॉक्टर उसके घर कभी नहीं आएगा। कोरोना क्या, कोरोना से ऊपर वाला कोरोना आ जाए तो भी डॉक्टर उसके घर कभी नहीं आएगा। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जो आदमी रोज एक सेव खाता है डॉक्टर उसके घर कभी नहीं आता है। क्या लेने आएगा? वो बीमार पड़ेगा ही नहीं तो फिर क्यों आएगा? तो एन एप्पल ए डे में बच्चों एन है, एप्पल है, ए है, डे है। देयर आर 4 वर्ड्स बट देयर इज नो वर्ब। 4 शब्द हैं परंतु क्रिया एक भी नहीं है। तो क्या है? दिस इज ए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बच्चों क्या है? क्रिया रहित शब्दों का समूह है। प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है
तो ये नाउन इक्विवेलेंट है। तो बात समझ में आ गई है बच्चों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फोर है ना, ये बच्चों प्रीपोजिशन है। इधर देखो पहले, तो ये प्रीपोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट से क्या बताता है? उसका रिलेशन बताता है। ध्यान से समझो बच्चों, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों? विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used before a noun or a noun equivalent to show its relation with the other noun or noun equivalent used in the sentence। समझ में आ गया है? एक बच्चों, एक प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले होता है तथा वाक्य में प्रयुक्त दूसरे नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के साथ वह उसका क्या बताता है बच्चों? रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। बात समझ में आ गई है? अब मैं ये बात इतनी क्यों बोली? मैंने इसलिए बोली क्योंकि टॉप तो एक नाउन है, सबको पता है, क्योंकि इसके पहले दायरा है। और आप जानते हैं नो नाउन नो आर्टिकल। नो नाउन नो आर्टिकल, अगर किसी शब्द के पहले आर्टिकल आया है तो तय बात मान के चलो दैट शैल बी ए नाउन, दैट शैल बी ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट, बल्कि नाउन ही है। तो बच्चों ये नाउन है। तो चूंकि ये तो नाउन है, अब बच्चों आप देख रहे हो फॉर द टॉप, शिखर के लिए, और टॉप रीच इन क्या होगा? पहुंच। तो शिखर के लिए पहुंच या पहुंचना। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ये एक प्रीपोजिशन है और ये एक नाउन है, तो ये पक्का दूसरा नाउन होगा। इसका मतलब बच्चों ये माना कि ये वर्ब है, बट इन द पर्टिकुलर टाइटल, परंतु इस आलोच्य शीर्षक में ये वर्ब होते हुए भी नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, आइए बच्चों आपको बताया द ओनली वुमन। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों ये काफी लंबा है। इस लंबे सेंटेंस में आपको बहुत सारी बातें हैं जो समझनी चाहिए, समझाऊंगा मैं। तो आप सभी लोग अपना कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखें और सुनने के लिए तत्पर रहें। तो बच्चों बात क्या थी हमारे बीच में? बात ये चल रही थी क्या? देखो सेंटेंस की पहली लाइन है द ओनली वुमन। ध्यान देना बच्चों, अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। ये देखो यहां से, ठीक है, दिख रहा होगा। ये द, फिर लगाया ओनली, फिर है वुमन। ठीक है, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आइए लिखा है who has scaled Mount Everest twice? Who has, और बच्चों अपन लिखेंगे यहां who has scaled Mount Everest twice। ठीक है, Mount Everest twice, was born in a society, was born in a society, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था। आज ये क्या है? ठीक है, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड, रिगार्डेड। अब देखो बच्चों, एज ए ब्लेसिंग, एज ए ब्लेसिंग, एज ए ब्लेसिंग। आगे देखो एज ए ब्लेसिंग, और आगे देखो बच्चों, ब्लेसिंग के बाद कोमा लगाओ, ब्लेसिंग एंड ए डॉटर, एंड ए डॉटर, कोमा, एंड ए डॉटर, फिर कोमा, दो नॉट कंसिडर्ड एज ए कर्स, दो नॉट कंसिडर्ड एज ए कर्स, कोमा, और आगे है was not generally welcome, was not generally
वेलकम। इतना बड़ा सेंटेंस है बच्चों, लेकिन इसको बहुत सरल करके, सिंप्लीफाइड करके मैं आपको समझा दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आपने सेंटेंस उतार लिया होगा, और अगर नहीं भी उतारा है तो टेक्स्ट बुक आपके सामने है ना, आप इस सेंटेंस को उतारे हैं और इसका जो अर्थ, इसका मीनिंग मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, वो चीजें आप अपने दिमाग में बैठाएं। फिर जो ग्रामर से संबंधित बातें हैं इसकी, वो सबका पोस्टमार्टम एक एक शब्दों का मैं करूंगा। तो अपनी बच्चों इस क्रम में बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक। अपना टॉपिक जो उसको बच्चों पर कंटिन्यू करते हैं। बात समझना, क्या क्या समझाना है मुझे। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड। देखो बच्चों, सबको छोड़ दो, केवल इस पे ध्यान दो, वुमन, और इस पर ध्यान दो। ध्यान दो, मैंने क्या बोला। वुमन एक वचन है, इसलिए आगे वाज आ रहा है। अगर बच्चों यहां वुमन नहीं बल्कि क्या होता, यहां WOMEN ये होता, विमिन। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, विमिन बोलते हैं। उच्चारण का बड़ा चक्कर है अंग्रेजी में। अब आपको भी समझ में आई तो आई नहीं रहा, फिर इसको विमिन कैसे बोलते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, ये WIMIN, अब बताओ इसमें आई नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका उच्चारण यही होगा। और इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर मेरे पास नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है मेरे पास। आई हैव नो सेटिस्फैक्टरी आंसर इस बात का कि साहब इसको W, इसमें O आई नहीं रहा, फिर भी आई, इसको आई क्यों बोलेंगे। बोलेंगे तो बोलेंगे। इसका एक जवाब है मेरे पास, हालांकि वो जवाब आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा कि संतोषजनक उत्तर नहीं है। एक जवाब इसका इतना सा है कि अंग्रेजी भाषा जो है बच्चों, द लैंग्वेज इंग्लिश इज बेस्ड, अंग्रेजी भाषा जो है बच्चों किस पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन फोनेटिक्स। ये उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन पर आधारित भाषा है। या कभी कभी क्या होता है, लिखते तो कोलोनल हैं बोलते, आप जानते हो, लिखते तो ल्यूटेनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट, ऐसा लोग है। कटपुट, कभी कट बोलते हैं तो कभी पुट बोलते हैं, कभी पुट को कभी पट नहीं बोलते हैं, और कट को कभी कुट नहीं बोलते हैं। तो ये तो अभ्यास की बातें है ना। एनीहाउ, तो बच्चों वुमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये वर्ब है। अब बच्चों प्रश्न ये है कि इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट क्या है, तो आपको कहना चाहिए ये इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है, जिसे अन्यथा HW या हेड वर्ड भी कहते हैं। हेड वर्ड या रियल सब्जेक्ट सेंटेंस में बच्चों वह शब्द होता है अकॉर्डिंग टू विच द फॉर्म ऑफ द वर्ब शैल बी डिसाइडेड। जिस शब्द के अनुसार क्रिया के रूप का निर्णय होता है, जिस शब्द के अनुसार क्रिया के रूप का निर्णय होता है कि कौन सी क्रिया का यूज करना है, सिंगुलर का करना है कि प्लूरल का करना है, तो वह जो पर्टिकुलर शब्द है बच्चों, वो सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है, जिसे अन्यथा आप क्या कह सकते हैं, HW माने हेड वर्ड भी कह सकते हैं। क्लियर। अब प्रश्न यह है कि यदि आपसे कोई पूछे कि साहब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। ध्यान दो बच्चों, क्रिया है, ये वर्ब है ना, इसके पहले वाला सारा पोर्शन ही सब्जेक्ट है। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और बच्चों ये भी शामिल है, और ये जाकर के यहां जो है ये वर्ब आ गई ना, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब आपको सर आपने तो इसको ही सब्जेक्ट बताया था। देखो बच्चों, मैंने इसको सब्जेक्ट नहीं बताया, मैंने इसको रियल सब्जेक्ट बताया था। जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर तो पूरा है, पर उसके अंदर एक आत्मा है, वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अगर बच्चों ये नहीं है, वुमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ वुमन पे आधारित है, संसार में नहीं, इस सेंटेंस में।
मेरे संसार में भी। तो दोनों बातें चल रही है, ये अर्थ भी है वो अर्थ भी है, तो समासोक्ति है नहीं। अब मेरी बात पे जरा ध्यान लगाओ। अब बच्चों प्रश्न ये है कि अगर ये रियल सब्जेक्ट है तो ये क्या है? तो देखो ये ओनली और ये द है, ये आर्टिकल है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। लेकिन बच्चों ये नंबर 1 और ये नंबर 2 ये दोनों इस रियल सब्जेक्ट के पहले आकर के इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? इसलिए बच्चों इनको कहा जाएगा प्री, क्या लिखा मैंने, दूसरे पेन से लिखता हूं, इसलिए इनको कहा जाएगा बच्चों PRE, प्रीमोडिफायर। जानते हो प्रीमोडिफायर? जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, ऐसे शब्द जो किसी रियल सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होकर के उसको मॉडिफाई करें, मेरा मतलब उसको क्वालिफाई करें, तो दे आर प्री क्वालिफायर्स और दे आर प्री मॉडिफायर्स। ये ऐसे विशेषण हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताते हैं। ओके, अब बात है बच्चों इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड का मतलब क्या है? संसार में। तो ये बच्चों पीछे आकर के इस औरत की तो विशेषता बता रहा है। कौन सी औरत? संसार में। और फिर आइए देखो ये आ रहा है, ये बच्चों ये क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहा, तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। कौन सा? हु इज स्केर्ड, यानी जिसने क्या किया? फतह किया है। हु इज स्केर्ड का मतलब होता है हु इज वॉन, जिसने जीता है, फतह किया है। किसको? माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। तो ये पूरा वाला पार्ट बच्चों यहां तक का जो ट्वाइस तक का जो पार्ट है ना, क्या कहलाएगा जरा बताओ? ये कहलाएगा बच्चों पोस्ट मॉडिफायर। क्या कहलाएगा? ये जो पीछे वाला पार्ट है ये कहलाएगा पोस्ट मॉडिफायर। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, ये रियल सब्जेक्ट है और ये इसका गहना है, वह भी इसका गहना है। तो गहना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गहने तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो क्रिया की फॉर्म है उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको रियल सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। क्लियर है? ओके, आगे देखो बच्चों, ये माउंट एवरेस्ट बच्चों एक पहाड़ का नाम नहीं है। दिस इज नॉट द नेम ऑफ ए माउंटेन, बट दिस इज द नेम ऑफ ए पीक। PEAK, पीक माने होता चोटी। ध्यान दो बच्चों, पर्वतों की चोटियों से पहले, खास तौर पे उन शब्दों से पहले जिनके आगे माउंट आ जाए, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप कहते हो द हिमालयाज, बिल्कुल शुद्ध। आपने कहा द अरावली, बिल्कुल शुद्ध। आपने कहा द आल्पस, बिल्कुल शुद्ध। परंतु आप कहते हो माउंट एवरेस्ट, आप कहते हो माउंट कंचनजुंगा, आप कहते हो माउंट आबू, आप कहते हो माउंट गुरु शिखर। मेरा मतलब यह है बच्चों कि माउंट एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्वत के लिए नहीं बल्कि पर्वत की चोटी के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको ऐसे शब्दों से पहले क्या नहीं करना चाहिए? द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया है? ये माउंट एवरेस्ट है। ट्वाइस यानी क्या होता है बच्चों? 2 बार। तो बच्चों आप जानते हैं एक बार, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, तो एक बार। ट्वाइस, आई हैव टॉट यू द लेसन ट्वाइस, मैंने ये पाठ तुमको 2 बार पढ़ा दिया है। ट्वाइस बोला मैंने। थ्राइस, 3 बार। फिर बच्चा बोलता फोराइस, नहीं बच्चों यह फोराइस नहीं होगा, ये 3 बार ही चलता है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये कर, इसको बच्चों आप क्या बोलते हो? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किसी काम की फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि काम कितने बार हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 1 बार हुआ तो वंस, 2 बार हुआ तो ट्वाइस, 3 बार हुआ तो थ्राइस, 4 बार हुआ तो बोलो 4 टाइम्स, 5 बार हुआ तो 5 टाइम्स, 6 बार हुआ तो 6 टाइम्स। आइए टाइम्स ही टाइम्स लेगा, टाइम्स यानी बार होता है। क्लियर हो गई है? एक होता है बच्चों 1 2 3 4, ये क्या है? इनको कहते हैं अपना कार्डिनल नंबर, 1 2 3 4। और एक होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर संस्कृत में बोले तो ये कहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो समझ में आ गया है? अब बच्चों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो होता है इनको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वगैरह। ठीक है? ओके। वॉज बोर्न इन ए सोसाइटी, उसका जन्म हुआ था किसी समाज में। वेयर, तो वेयर का मतलब बच्चों जहां है, कहां नहीं है। वेयर देयर इज विश देयर इज ए वे, जहां चाह होती है वहां क्या होती है? राह होती है। वेयर देयर इज विश देयर इज ए वे, जहां चाह होती है वहां क्या होती है? वहां राह होती है। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप का मतलब जब तक सांस है तब तक आस है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां दिमाग में किसी प्रकार का डर ना हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम फादर लेट माई कंट्री अवेक, आजादी के इस स्वर्ग में तात मेरे देश को जगाओ।
ठीक है, तो वेयर से शुरू हो रहा है, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, तो वेयर द बर्थ ऑफ ए सन, जहां पर एक बेटे का जन्म वॉज रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब वॉज अज्यूम्ड, वॉज कंसिडर्ड, वॉज सपोज्ड, जहां एक बेटे का जन्म माना जाता था क्या शुभ। हर कोई चाहता है बेटा होना चाहिए, बेटी तो कोई चाहते ही नहीं है। तो बेटी तो अगर मान लो बेटियां अगर नहीं क्या है, अगर बेटियां नहीं बचेगी तो ये जग क्षार क्षार हो जाएगा। तो बच्चों आप जानते हो कि बेटियों से ही तो फिर संसार चलता है, तो बेटियां बहुत जरूरी है ना। तो बेटियों को हमको क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। परंतु हमारी समस्या क्या है कि सब लोग चाहते हैं कि साहब बेटा तो हो ही जाए, और 2 बेटियां हो गई फिर भी बेटा नहीं हुआ, तो फिर उनकी ट्राई चलती रहती है कि उनके बेटा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का जो जमाना है उसमें बेटा और बेटी दोनों क्या माने गए हैं, बराबर माने गए हैं, और बराबर उनको मानना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है ना। इसको अपने को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि अक्सर गांव में आजकल अभी भी जो थोड़ा बहुत पक्षपात जारी है, हालांकि पहले वाली बात तो नहीं है परंतु फिर भी जारी है। तो वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड, यानी क्या होता है, जहां पर एक बेटे के जन्म को माना जाता था एज ए ब्लेसिंग का मतलब होता है बच्चों क्या, एज ए बून, B-O-O-N, बून मानी होता है आशीर्वाद या वरदान। बेटे का जन्म हो गया तो भगवान ने क्या किया साहब, 2 अंगुल जमीन हमारी क्या ऊंची हो गई है, हमारी धरती हमारी धरती जो 2 अंगुल ऊंची हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे का जन्म हुआ तो ईश्वर का क्या हुआ, आशीर्वाद हुआ है। और बेटी का हुआ तो बेटे के बारे में बता रही है कि एंड ए डॉटर, और एक बेटी दो नॉट कंसीडर्ड एज ए कर्स। और एक बेटी के जन्म को हालांकि अभिशाप तो नहीं माना जाता था, क्योंकि इनका परिवार थोड़ा पढ़ा लिखा था, समृद्ध था, अफ्लुएंट था, इसलिए उनके यहां पर एक बेटी के जन्म को अभिशाप तो नहीं माना जाता था, परंतु फिर भी वो बात नहीं थी, वॉज नॉट जनरली वेलकम। परंतु फिर भी आमतौर पर बेटी का क्या स्वागत नहीं होता था। अब बच्चों एक बात समझ लो, कम होता है, और वेलकम ही वॉज वेलकम्ड इन दिल्ली, ऐसे बोलते हैं। तो वेलकम्ड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चों बोलते यू आर वेलकम, तुम स्वागत हो या तुम्हारा स्वागत है, तो यू आर वेलकम्ड बोलना चाहिए क्या, ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है, फिर मैं इसका जवाब दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। एनीहाउ, तो यही की बातें बच्चों, इतनी सारी बातें आपकी समझ में आ गई है। तो आमतौर पर क्या होता था कि बेटी का स्वागत नहीं होता था। आइए बताया गया है, व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष की मां संतोष की आशा कर रही थी। क्या मतलब भाई इसका, कहां से आशा कर रही थी, अब जन्मने वाली है, यानी वो 9 महीने 4 महीने उनका जो टाइम है वो पूरा, जो भी अवधि है वो पूरी होने वाली है, और उसको ऐसा लग रहा था कि अब जो है मुझे क्या होने वाला, प्रसव होने वाला है, क्या है, अर्थात मैं किसी पुत्र या पुत्री को जन्म देने वाली हूं। तो उस स्थिति की बात है कि व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष की मम्मी संतोष की अपेक्षा कर रही थी, उनके आने की अपेक्षा कर रही थी, ट्रेवलिंग हॉली मैन, तभी आया एक रमता जोगी। ट्रेवलिंग जो इधर उधर रमता रहता है, समझ गए, जैसे बहता पानी और रमता जोगी। तो एक रमता जोगी आया, हॉली मैन जानते हो जोगी, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसने उसको दिया, हिज माने स्वयं का, अपना आशीर्वाद। उस साधु ने, उस रमते जोगी ने संतोष की मां को अपना आशीर्वाद दिया, ये सोचते हुए कि यार इसको बेटा चाहिए होगा, कि सबको बेटा चाहिए होता, जा बेटे पुत्रवती भव, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि उसकी दादी, अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब जो अजन्मा बच्चा है, बच्चा है बच्ची है पता नहीं, दोनों में क्या जन्मेगा किसी को पता नहीं है, तो उस अजन्मे बच्चे की दादी वो स्टैंडिंग देयर बिसाइड, जो अगल बगल में वहीं खड़ी थी, उसने बोला नहीं हमको बच्चा नहीं चाहिए, वी नीड ए डॉटर, हमको तो डॉटर चाहिए, हमको पुत्री चाहिए, हमको तो पोत्री चाहिए। ताज्जुब वाली बात, साधु भौचक्का रह गया, और वो जो संतोष की मम्मी वो भी भौचक्की रह गई, और वहां मौजूद सारे लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि ये जो जवाब था उस औरत की, जो टिप्पणी थी, वो आशा के अनुकूल नहीं थी, वो अनएक्सपेक्टेड मानी अप्रत्याशित थी। तो ऐसी जब बात होती है तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। हालांकि इतनी बड़ी बात तो कोई खास नहीं है। When her mother was expecting संतोष, अर्थात जब उसकी मां संतोष की अपेक्षा कर रही थी, ए ट्रेवलिंग हॉली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, अर्थात एक रमते जोगी ने उसको अपना आशीर्वाद देते हुए assumed that, ये माना कि क्या, she wanted a son, उसने ये माना कि इसको एक पुत्र रत्न की आवश्यकता है। सबको ही पुत्र रत्न की आवश्यकता, पर जिसकी किस्मत में जो होगा वही तो होगा, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको पुत्र रत्न की आवश्यकता है तो पुत्री होगी तो पुत्री भी हो सकती है, बट परंतु टू एवरीवन सरप्राइज, बट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू हियर दैट, परंतु वहां मौजूद हर कोई आदमी इस बात को सुनकर के
आश्चर्यचकित हो गए। द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, अजन्मे बच्चे की दादी माँ, वो स्टैंडिंग क्लोज बाई, वो स्टैंडिंग नियर बाई, जो आसपास में वहीं बगल में खड़ी थी। शी टोल्ड हिम दैट, उसने उस रमते जोगी को कहा कि दे डिड नॉट वांट ए सन, उनको किसकी जरूरत नहीं है, उन्हें बेटे की जरूरत नहीं, बेटे तो 5 हैं, 5 भाई है ना। तो एक कविता भी पढ़ते हो आप भवानी प्रसाद मिश्र की, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। तो वो बातें तो अपनी जगह हैं, इधर 5 भाई हैं इसके, तो वो चाहती है कि अब इतने सारे पोते हो गए हैं तो एक पोती भी हो जाए तो ठीक है। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और रमता जो ये बच्चों उसको भी बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको भी बड़ी हैरानी हुई कि यार ये बेटी चाहती है, बेटी तो समस्या है। मेरा मतलब मैं नहीं कहता हूं कि समस्या है, परंतु उन लोगों की सोच ऐसी थी उस जमाने में कि बेटी को आप क्या करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे, लाखों रुपए खर्च करोगे, फिर वो की विदा कर दोगे, फिर कभी कोई सासू के, जेठ के, जेठानी के किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब बच्चों इस तरीके की एक तरफा सोच जो थी वो उस जमाने में थी, आज भी कुछ घरों में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी काफी जो है बातें बदल गई हैं। तो द होली मैन वो सरप्राइज, यानी वो जो होली मैन दारदा जो रमता जोगी था, ही वॉज सरप्राइज, अर्थात वो भौचक्का रह गया। नेवरदलेस, तो भी, हाउएवर, तो भी, he gave the requested blessing, अर्थात he gave the desired blessing, अर्थात उसने वांछित आशीर्वाद प्रदान किया। फिर भी उसने वांछित आशीर्वाद प्रदान कर दिया, ठीक है तेरे को बेटी चाहिए, जा तेरे बेटी हो जाएगी। अपने क्या डायलॉग है, डायलॉग मार दिया भाई, तेरे को जो चाहिए वो हो जाएगा, अपने क्या होगा या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जाने। पर उसने बोल दिया नहीं हुआ तो वो कह देगा फिर क्या, तुम्हारी श्रद्धा जो है इतनी ठीक नहीं थी, तो फिर तुम्हारी जब जजमान की श्रद्धा ही नहीं है तो फिर बताओ कैसे होगा, तो तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी होगी। तो दोनों जवाब हैं। तो नेवरलेस का मतलब होता तो भी ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, अर्थात उसने वांछित आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, अंडरलाइन करो बच्चों, ये लाइन है, डेस्टिनी वुड हैव इट का मतलब होता है जैसा कि ये भाग्य में बदा था, बदा माने लिखा होता है, तो जैसा ये तकदीर में लिखा हुआ था क्या, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, आशीर्वाद फलित होता हुआ प्रतीत हुआ। द ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, सेम्ड यानी प्रतीत हुआ, टू वर्क मानी फलित होता हुआ, आशीर्वाद फलित होता हुआ प्रतीत हुआ। संतोष वॉज बॉर्न, संतोष का जन्म हुआ। द सिक्स्थ चाइल्ड यानी छठे टाबर के रूप में, इन ए फैमिली माने एक परिवार में, विद 5 सन्स। संतोष का जन्म छठे बच्चे के रूप में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें ऑलरेडी क्या थे, 5 बेटे थे। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की बहन। मजा आ गया, इतने की राखी बांधेगी है ना, तो काफी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा और सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। तो ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, ध्यान दो बच्चों, आप लोग क्या लिखते हो, सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, जो गलत है। यही तो बात है, इसको कहते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोग क्या कहोगे, 5 भाइयों की बहनें, तो इंग्लिश क्या बनाओगे आप लोग ये बनाओगे कि सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, जो सही प्रतीत हो रहा है लेकिन सही नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा, सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। उसी तरीके से आप कहते हो साहब कलेक्टर का पीए, तो पीए ऑफ कलेक्टर, ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, पीए टू कलेक्टर। पीए टू कलेक्टर होता है, पीएस टू कलेक्टर होता है। उसी तरीके से आप कहते हो नियम का अपवाद, तो आप लोग कहते हो एक्सेप्शन ऑफ द रूल, नहीं, आपको कहना पड़ेगा इन एक्सेप्शन टू द रूल। उसी तरीके से आप कहते हो सफलता की कुंजी, तो आप कहते हो की ऑफ सक्सेस, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, की टू सक्सेस। उसी तरीके से आप कहते हो क्या, सिटी पैलेस का रास्ता, तो आप अंग्रेजी में कहोगे द वे ऑफ सिटी पैलेस। गलत, द वे ऑफ सिटी पैलेस थोड़ी आएगा, क्या बोलना पड़ेगा, द वे टू द सिटी पैलेस। द क्यों लगाया मैंने, अरे वो देश ने लगाया ना, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द आता है, आपको पता है इस चीज का। ऑलवेज यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है ना, जैसे जलमहल है, जैसे हवा महल है, वगैरह, ठीक है। एनीहाउ, तो बात बच्चों ये थी, शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास। जानते हो उसका जन्म कहां हुआ था, जोनियावास में हुआ था। बड़े बड़े लोगों के कौन कौन छोटे छोटे गांव में जन्म होते हैं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था,
मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ऐसे अपने को याद करना चाहिए। तो शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास। संतोष यादव का जन्म जोनियावास नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। अब बच्चों छोटे से गांव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इधर देखना। एक शब्द बता रहा हूं, आपने नहीं सुना होगा। शेक्सपियर का एक नाटक है हेलमेट, तो ये तो हेलमेट है, और बच्चों एक हेमलेट, दोनों का फर्क समझो। तो ये बच्चों जो हेलमेट है ये तो आप सब जानते हो, सिर पर लगाते हैं, शीर्षत्राण होता है, ये हेमलेट, ये शेक्सपियर का नाटक। हालांकि उसमें तो हेमलेट किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन हेमलेट का मतलब होता है खेड़ा, पुरवा, मतलब छोटा गांव, स्मॉल विलेज, डाणी, उसको आप क्या बोलते हो? हेमलेट बोलते हो। तो बताया गया कि शी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, शी वॉज बोर्न इन ए हेमलेट ऑफ, है ना, ऑफ जोनियावास, जोनियावास नामक, ऑफ की का मतलब होता है नेम्ड, तो ए स्मॉल विलेज नेम्ड जोनियावास, जोनियावास नामक, नमक और नामक में फर्क समझो, है ना। तो नामक गांव में बच्चों उसका जन्म हुआ था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यानी हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास नामक गांव में क्या हुआ था बच्चों? हरियाणा के रेवाड़ी के जोनियावास नामक गांव में इस लड़की का जन्म हुआ था, संतोष यादव का। काफी नाम कमाया इसने। द गर्ल वॉज गिवन द नेम, द गर्ल वॉज नेम्ड, द गर्ल वॉज क्रिस्टेंड संतोष। लड़की का नाम संतोष पड़ा गया। नाम रखते हो आप किसी का तो उसका नाम रखा गया, विच मीन्स, जिसका माने होता है कंटेंटमेंट, माने संतोष। कंटेंटमेंट नहीं गया संतोष, तसल्ली, संतुष्टि, ये उसका मतलब है। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि उसका नाम तो संतोष था। जैसे किसी लड़की का, किसी औरत का नाम तो शांति होता है, लेकिन उसके घर में सबसे ज्यादा क्या होती है? अशांति होती है। तो इस लड़की का नाम तो संतोष था, बट शी वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, परंतु वह हमेशा संतुष्ट नहीं थी विद हर प्लेस, माने अपनी जगह से, इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी बच्चों क्या? वे ऑफ लाइफ एंड जीवन शैली। तो उस पारंपरिक जीवन शैली में एक लड़की की जो जगह है, एक लड़की का जो स्थान है, उससे बच्चों को लड़की कदापि क्या नहीं थी? संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही क्या किया उसने? जिंदगानी अपने तरीके से, अपने अंदाज से जो है वो जीने लगी। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां पर दूसरी लड़कियां पहनती थी पारंपरिक भारतीय पोशाकें, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। संतोष नाम की जो लड़की है बच्चों, ये क्या है? छोटे छोटे नेकर पहनती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लड़की की तरह नहीं, ये लड़की की तरह जो है रहती थी, है ना। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या देखा कि आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।